Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you are doing good. So, this is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good evening to all of you. So, today I am here to discuss questions of reasoning which were asked in RRB PO prelims, which was held on 12th September 2020. This is going to be a show starter session where we are going to discuss only 10 questions, but in our further videos we will discuss the remaining ones. And if you have already learned the concepts, when you see the video, kindly firstly pause the video and then solve it by your approach. Okay, then resume the video and आगे करके फिर solution देख लेना and then move to the next question. Okay, and if you want to see the approach, watch it fully and solve side by side. ठीक है, तो without any further discussion, let's begin the session. Let's begin, friends. The first question here is 7 persons A, B, C, D, E and F and G are sitting in a row facing north. सबसे पहले एक रो बना लेंगे और यहाँ पर 7 लोग बैठे हुए हैं facing north. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक और बना लेंगे. ठीक है, बोलता है कि उनकी सबके डिफरेंट एजेस हैं 10 12 18 20 25 26 एंड 32, बट सेम ऑर्डर में नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ई सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड. ई मतलब सिट करता है, बैठता है थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड. तो एक्सट्रीम एंड ये भी हो सकता है, इस तरफ से भी हो सकता है. तो इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी. तुरंत दूसरा डायग्राम बनाएंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी, ये वाली बनी. ठीक है, थर्ड है 1 2 3, इस तरफ से भी बैठ सकता है. ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द वन हुज एज इज 18. ई और वो जिसका एज 18 है उसके बीच में दो लोग हैं. इस तरफ तो हो नहीं सकता, इसलिए इस तरफ होगा 1 2 छोड़ के 18. यहाँ पे इस तरफ नहीं हो सकता, 1 2 छोड़ के 18. ठीक है, उसके बाद बोलता है कि बी इज 26 ईयर्स ओल्ड. बी जो है वो 26 ईयर्स ओल्ड है और वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ बैठता है. मतलब बी जो है 1 2 3 ऐसा. तो यहाँ पे देखेंगे बी यहाँ पे अगर बैठता है और आगे क्या बोलता है पहले ये देख लेते हैं. ठीक है, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ. अच्छा, एफ के सेकेंड टू द राइट में डी बैठेगा. ठीक है, और उसके बाद बोलता है कि हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी. एफ का इमीडिएट नेबर जो है वो जी नहीं है. ठीक है, और उसके बाद एफ इज द एल्डेस्ट पर्सन, मतलब एफ का एज 32 है. और बोलता है कि जी इज एल्डर देन ई. जी जो है एल्डर है ई से लेकिन यंगर है डी से. तो इसको भी हमको याद रखना है. ठीक है, उसके बाद देखिए कि हम लोग कहाँ पे थे. हाँ, बी और एफ का जो ये है ना, अब इसको बैठा के देखते हैं. बी अगर यहाँ आएगा तो 1 2 छोड़ के एफ. यहाँ पे एक हमने कुछ मिस किया. हाँ, ए इज द यंगेस्ट पर्सन एंड सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हुज एज इज 18. 2 छोड़ के बैठेगा उससे जिससे एज है 18. तो 2 प्लेसेस अवे बोले या 2 प्लेसेस बिलो बोले या 2 प्लेसेस अबव बोले. याद रखिए 2 छोड़ के मत करिएगा, 1 छोड़ के करना है, मतलब सेकेंड वाला करना है. तो इस तरफ आएगा नहीं तो ए यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ नहीं आएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और ए जो है वो यंगेस्ट पर्सन है, मतलब ए का एज हो जाएगा 10. ये वाला हमने छोड़ दिया था. उसके बाद देखिए बी जो है यहाँ पर बैठेगा तो एफ यहाँ पे नहीं आ पाएगा. ये वाला कंडीशन हम अगर सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो बी अगर यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ पे नहीं आ पाएगा. अगर बी को यहाँ बैठाते हैं तो एफ यहाँ पे आ सकता है और इसके बाद बी आ नहीं सकता क्योंकि एफ आगे बढ़ नहीं पाएगा. तो बी को यहाँ बैठाते हैं, फाइनली एफ को यहाँ बैठाते हैं. ठीक है, और एफ का एज है 32. यहाँ पे देखिए बी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एफ यहाँ पे आ नहीं पाएगा क्योंकि ए है ऑलरेडी. बी को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे एफ आ सकता है, और अब बी को यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो इधर एफ के लिए जगह नहीं है. तो यहीं पे बैठाते हैं बी को और यहाँ पे एफ को, और एफ है 32. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एफ के बगल में जी नहीं बैठेगा. ठीक है, तो एफ के बगल में जी नहीं बैठेगा. और एक और बात, हाँ, एफ के बगल में इधर डी है 1 छोड़कर, तो यहाँ पे डी आ नहीं सकता, तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा. ठीक है, एफ के बगल में जी नहीं आ सकता, मतलब जी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा. ठीक है, अब बच गया हमारे पास एजेस की बात. तो एजेस की बात हमारे पास बच गई. तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि बी जो है वो 26 ईयर्स ओल्ड है. तो हमारे पास एजेस के लिए बच गए हैं डी, जी और ई, और हमने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जो होगा वो डी, फिर जी, फिर ई. तो हमारे पास बचे हुए क्या क्या हैं, हमारे पास बचे हुए हैं 25 20 और 12. तो डी, जी और ई. तो डी हो जाएगा 25 और जी हो जाएगा 20 और ये ई हो जाएगा
12। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा फॉर्म हुआ, ये देखिए, ये हमारा फाइनल जो है फॉर्म हुआ है, अरेंजमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डी का एज पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आंसर होगा डी का एज 25। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ जी एंड सी पूछा है। ठीक है, तो जी का है 20 और सी का है 18, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया 38। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ पर्सन सिट्स राइट टू सी, तो एक ही है, इज सेम टू एज द लेफ्ट ऑफ कौन, बी। सी के राइट में जितने लोग हैं उतना किसके लेफ्ट में है, तो पक्का बी के। सी के राइट में एक ही लोग हैं तो बी के लेफ्ट में एक ही लोग हैं, तो आंसर क्या होगा बी। लेकिन ऑप्शन क्या क्या है, द वन हुज एज इज 26, हाँ यही है ऑप्शन। ठीक है, यही है आंसर, क्योंकि इसका एज जो है वो 26 है। ई नहीं है आंसर, आगे का कुछ नहीं है आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, 4 of the following 5 pairs are alike in a certain way based on the given arrangement and so form a group. Which of the following ones does not belong to the group? ठीक है, तो ये बोलता है कि अलग कौन सा है, G, B, D, F, C। G यहाँ पे है, B यहाँ पे है, D यहाँ पे है, F यहाँ पे है, C यहाँ पे है। तो इसमें से क्या अलग हो गया, अलग हो गया क्योंकि ये जो है ये ऑड नंबर है। ये भी देखिए इवन है, 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 तो ऑड क्या हो गया डी, जो कि 25 है। तो आंसर क्या हो गया इसका सी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू द वन हुज एज इज 12। जिसका एज 12 है उसके रिस्पेक्ट में जी का पोजीशन क्या है, यहां से देखेंगे तो 1 2, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा सेकेंड टू द लेफ्ट, तो इसका भी आंसर होगा सी। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया ना, वो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स कह लें या एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कह लें, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में ना बात यह है कि सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 40 क्वेश्चंस क्वांट के सॉल्व करने ही होते हैं। और लेवल ऐसा है कि आप तो कर सकते हैं, ये पूरे पूरे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इजी लेवल लगेगा, जो इस एसबीआई क्लर्क का लेवल रहता है वैसा लगेगा। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि इसमें आपको स्पीड मेंटेन करनी है। अगर क्वेश्चंस इजी हैं तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है, और अगर क्वेश्चंस थोड़े टफ आएंगे तो वहां पर कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाता है। जैसा कि एक शिफ्ट में हुआ था ऐसा इस बार भी, कि इस जो हम लेवल अभी देख रहे हैं ना, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसका जो लेवल था उससे थोड़ा सा हाई लेवल आया था एक शिफ्ट में, तो फिर क्या होता है नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो हमें दोनों के लिए रेडी रहना है। ठीक है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही क्वेश्चन का लेवल रहेगा। ठीक है, और नहीं रहा तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि स्पीड बच्चों की कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, ये है यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स दिए गए हैं, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो पहले उसे पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब हमें बोलता है कि n जो है वो स्मॉलर है v से। कैसे देखते हैं, जल्दी से देखिए। n को देखिए l के साथ है इसका रिलेशन, f के साथ है, और f का किसके साथ है, f का है v के साथ। अगर आपको इधर स्टेटमेंट में दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं कि n जो है वो पूरी तरीके से क्या है, ग्रेटर है v से, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, स्मॉलर है, तो ये 1 सेकेंड में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है l जो है वो ग्रेटर है r से, l जो है वो f से रिलेटेड है, f जो है वो v से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा कि v और f और r के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये इस तरफ ऐसा दिखेगा और इस तरफ ऐसा दिखेगा, तो ये आप कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों जो है वो फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद है कि W जो है वो ग्रेटर देन Y है। सबसे पहले तो आप कंक्लूजन में आया करिए। ठीक है, W जो है तो ग्रेटर देन Y है, तो W का रिलेशन यहाँ पर किससे है, सबसे पहले ये C के साथ है। अगर ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और उसके बाद C का रिलेशन किसके साथ है, Y के साथ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाँ W ग्रेटर है किससे, Y से, ये बिल्कुल सीधे सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आंसर क्या होगा, सही होगा। H का रिलेशन G से, H इज ग्रेटर देन G ऐसा बोल रहा है, तो H का रिलेशन है पहले किससे, C से। ठीक है, और C का रिलेशन किसके साथ है, G से, लेकिन कैसे, ऐसे। जब ये ऐसा है तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H
एक्चुअल में स्मॉलर है जी से, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर A इज ग्रेटर एंड इक्वल टू D। अब देखिए ये बिल्कुल खुला दिखेगा आपको, इसी तरफ ओपन दिखेगा, तो यहाँ तक आप जब पहुंचेंगे ना, इतने को जब आप देखेंगे तो आपको ये इजीली आपको दिख जाएगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। C का V के साथ यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इतना देखने पे आपको पता चल जाएगा कि C जो है वो ग्रेटर है V से। आपको कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं, कि कब हम इस तरीके से ले लेते हैं, नहीं लेते हैं। आई एम एज्यूमिंग दैट अपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बिल्ड कर लिए हैं, तभी हम यहाँ पर मॉक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। आपको अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट और आप चाहते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उससे रिलेटेड चैप्टर लेकर आऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हम लोग कैसे किए तो ये हाँ ये सही आया, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसे टिक कर दिया है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है कि हाँ इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है और इक्वल का साइन है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, वो आएगा ग्रेटर, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक है। बेसिक बिल्ड करने के लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी पूरी दी हुई है, ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया हुआ है कि कहाँ से क्या करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज रिलेटेड टू सिलॉजिज्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, क्लियर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली अ फ्यू मैदा इज ब्रेड, तो ये है मैदा, ठीक है। ओनली अ फ्यू मैदा इज ब्रेड मतलब सिर्फ कुछ ही मैदा जो है वो ब्रेड है, मतलब इतना पार्ट। सम मैदा यार ब्रेड नहीं है, कुछ ही मैदा जो है वो ब्रेड है, मतलब इधर का पार्ट कभी नहीं हो सकता, सिर्फ इतना पार्ट होगा, ठीक है। नो ब्रेड इज क्रीम, ठीक है, नो ब्रेड इज क्रीम, ठीक। ऑल क्रीम्स आर केक, ऑल क्रीम्स आर केक, ठीक। सम केक इज व्हीट, सम केक इज व्हीट, ठीक है। ये इसके अंदर भी हम लोग बना सकते हैं, बट अभी फिलहाल सम केक इज व्हीट के साथ हम लोग डन कर देंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे, सम मैदा इज नॉट क्रीम। अच्छा, सम मैदा इज नॉट क्रीम, तो जब भी ऐसा सम और नॉट का क्वेश्चन आता है ना, तो आप वहां पे ऑल को चेक करके देखा करिए, ऑल को चेक करके देखा करिए। अगर ऑल हो गया तो ये नहीं होगा, अगर ऑल नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये बहुत ही परफेक्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। जब भी सम नॉट का आएगा आप ऑल को चेक करिए, अगर ऑल हो गया तो सम नॉट नहीं होगा, सम नॉट हो ऑल नहीं हुआ तो सम नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे कि ऑल मैदा क्रीम हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं, ऑल मैदा को हम लोग क्रीम के अंदर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है ओनली अ फ्यू मैदा इज ब्रेड, थोड़ा बहुत तो ब्रेड था, थोड़ा बहुत तो ब्रेड होना चाहिए ना, चाहे कैसे भी बनाएंगे आप, थोड़ा बहुत तो ब्रेड होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर बोला कि ब्रेड जो है वो क्रीम नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं ये तो पूरा मिक्स हो जा रहा है, ब्रेड और क्रीम। तो ये कैसे हुआ, ब्रेड और क्रीम नहीं होगा बोल रहा है, तो ब्रेड और क्रीम तो आ गया आपस में, यहाँ पर सम क्रीम ब्रेड हो जा रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ऑल वाला अगर रॉन्ग हुआ तो मैंने आपको क्या बताया कि सम नॉट वाला राइट हो जाएगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला है कंक्लूजन वो राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद बी वाला कंक्लूजन देखते हैं। बी वाला कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, सम नहीं, ऑल व्हीट कैन बी ब्रेड, ऑल व्हीट कैन बी ब्रेड, मतलब ये ऑल व्हीट कैन बी ब्रेड ऐसा बोल रहा है कि ऑल व्हीट हो सकता है ब्रेड। तो हम लोग ये जो पॉसिबिलिटी है, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग लगा के देखते हैं। ऑल व्हीट ये अंदर में रख लिया हम लोग, और ये हम लोग ब्रेड बना दिए, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ आगे का जो स्टेटमेंट है ना उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे बोलता है, हमें स्टेटमेंट को ही देखना है, ठीक है। तो नो ब्रेड इज क्रीम, नो ब्रेड इज क्रीम, ठीक, यहाँ CR लिख लेते हैं। नो ब्रेड इज क्रीम, ऑल क्रीम्स आर केक्स, ठीक है, ऑल क्रीम्स आर केक्स। सम केक इज व्हीट, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी डायग्राम को आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, तब भी तो सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी। ब्रेड जो है वो ना क्रीम नहीं है, बाकी तो नहीं है। अगर आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ताकि ये जो है वो सम व्हीट और केक का भी सिचुएशन फुलफिल हो जाए। ब्रेड क्रीम नहीं है, ये भी फुलफिल हो जा रहा है, सब कुछ फुलफिल हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए इसके साथ साथ हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो भी हो जाएगा सही। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बैग्स आर जूट्स, ऑल बैग्स आर जूट्स,
ठीक है। उसके बाद सम बैग इज सिल्क, ठीक है, सम बैग इज सिल्क, ठीक है। नो सिल्क इज साड़ी, सिल्क जो है वो बिल्कुल भी साड़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओनली अ फ्यू साड़ीज आर कॉटन, ठीक है, ये वाले तो नहीं होंगे बट सम फ्यू साड़ीज आर कॉटन, ओनली अ फ्यू साड़ीज आर कॉटन, ठीक है। सम जूट इज कॉटन, जूट और कॉटन का कोई आपस में कोई भी रिलेशन बताया गया है क्या स्टेटमेंट में? नहीं बताया गया ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सम जूट इज कॉटन? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। जहां पर भी आपको डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। नो कॉटन इज जूट, कोई भी कॉटन जो है वो जूट नहीं है। यहां पर कोई भी कॉटन जूट नहीं है। फर्स्ट वाले में क्या बोला? सम कॉटन जूट है। तो दोनों अपने आप में मैंने क्या बोला? या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। एक्चुअल में देखेंगे तो दोनों रॉन्ग है, लेकिन जब दोनों को मिलाकर देखेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर आता है और। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जो है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस में ही इस सेशन को फिनिश करेंगे, अदरवाइज ये सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम लोग इसका आगे का जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो दीज वेर द क्वेश्चंस ऑफ मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2020 रीजनिंग सेक्शन, जो कि मैंने अभी गाइडली से लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चंस हैं जो हमने फिलहाल अभी सॉल्व किए थे, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस देखिए 10th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए हुए हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स इन वन ऑफ माय अर्लियर वीडियोस। दिस इज अ यूनिक पैकेज विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एनी बिगिनर बैंकिंग एस्पायरेंट। और यहाँ पर उनको पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना वो एक साथ मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। चलिए आज IBPS RRB PO प्रीलिम्स यहाँ पर जो दिख रहा है उसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, जब हम इस तरीके से देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके ऐसे मिल जाएंगे। जैसे डे 1 हो गया, इसमें आपको क्या पढ़ना है? बहुत सारे टॉपिक्स, अलग अलग रीजनिंग के वही टॉपिक्स, फिर अलग अलग मैथ्स के, क्वांट के एंड फिर अलग से टॉपिक्स नहीं, इंग्लिश नहीं, RRB में इंग्लिश नहीं। तो ये जो है ये अपने अकॉर्डिंग इन्होंने सेट किया हुआ रहेगा। जैसे समझ लीजिए डे 1 में हम क्लिक करते हैं, बट ये यहाँ पे इस SBI क्लर्क वाला पैकेज मेरा ऑलरेडी परचेज था, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। इसको परचेज करना होगा तब ये ओपन होगा, ठीक है। चलो हम डाउनलोड करते हैं शेड्यूल, एक बार देखते हैं, ठीक है। ये देखिए शेड्यूल यहाँ पर डाउनलोड हो गया। देखिए इस तरीके से रहेगा कि डे 1 है तो डे 1 में इतने पूरे क्वेश्चन होंगे। स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, डे बेस्ड पजल के 5 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए पाई चार्ट, एप्लीकेशन सम, टेबल चार्ट। इस तरीके से डे 1, डे 2 करके इन्होंने पूरा सेट किया हुआ है, जो कि पूरे लास्ट 45 डेज तक या 50 डेज तक जाएगा, ठीक है। जो हमने अभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस किए हैं ना, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाईलिंगुअल लैंग्वेज, आपको इंग्लिश चूज़ करना है तो इंग्लिश, हिंदी चूज़ करना है तो हिंदी। और RRB में जिस तरीके का इंटरफेस, एक नया इंटरफेस देखने को मिला था लास्ट ईयर, हम लोग सब कोई शॉक्ड हो गए थे, वैसा इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा ताकि आप इजीली उससे प्रैक्टिस कर सकें। और यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप प्राइस देख रहे हैं कि 199 है प्राइस, ठीक है, सबसे कम। तो यहाँ पर अफोर्डेबल, सबसे कम प्राइस की बात है, तो 199 में आप इजीली ले सकते हैं कोई भी कोर्स। और ये हो गया प्रीलिम्स का बात। और अलग से समझ लीजिए अभी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी से है, आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ सही है, तो आप साथ साथ में मेंस का कोई भी पैकेज ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर कंटेंट ढूंढना ना पड़े और आपकी मेंस की प्रिपरेशन जो है वो इजीली होती रहे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका अप्रोच वगैरह समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड इन नेक्स्ट सेशन हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, आगे के सेशंस जो हैं वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। दिस इज साबिर रुखसार signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.